अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, ईडियम एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन आपके पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है और इसका पार्ट ए होता है इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस। अब इंपॉर्टेंट ईडियम और फ्रेजेस में जो कुछ बच्चे जो है वो फ्रेजेस हल कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है वो ईडियम्स हल कर लेते हैं। अब इन दोनों में नंबर दोनों के बराबर होते हैं, लेकिन आपके लिए सजेशन ये है कि आप फ्रेजेस को जो है वो सॉल्व ना करें, क्योंकि आपको जुमला बनाना जो है वो मुश्किल होता है। और हेरकुलिन टास्क। आप जो है वो फ्रेज जो है वो उसमें ये होता है कि आपको उसको जुमले में यूज करना होता है, और फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन प्लस एनी वर्ब और एनी अदर वर्ड भी आपस में मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। और फ्रेज का मीनिंग समझना, पहले मीनिंग समझना पड़ता है। जो नजर आ रहा होता है वो उसका मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक होता है लुक, वर्ड है लुक। लुक का मतलब होता है कोई चीज देखना। अब लुक के साथ आपने लगाया फार, तो ये मतलब इसका बदल गया। अब लुक फार का मतलब देखना नहीं होगा, क्या होगा? तलाश करना। इसी तरह से लुक के साथ आपने लगाया डाउन, लुक डाउन। हम कहते हैं लुक डाउन, लेकिन अगर लुक डाउन का वैसे मतलब देखें तो उसका मतलब होता है कहीं नीचे देखें, इधर उधर देखें। लेकिन अगर उसके साथ आप लगा लेते हैं अपान, लुक डाउन अपान, तो अब इसका मतलब यह नहीं है कि नीचे ऊपर देखो। इसका मतलब यह है किसी को हकारत से मत देखो। तो फ्रेजेस का आपको पहले एक्चुअल मीनिंग आना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर जुमला बनाना होता है। जबकि ईडियम्स का यह होता है कि वहीं पर आगे दो चॉइसेस दी होती हैं, उनमें से आपने एक चॉइस को जो उसका सही मानी होता है उसको क्या करना होता है? टिक करना होता है। और उस पर जो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग है वो आपको जुमला बनाने का नहीं कहता। ये जुमला बनाने का जो काम है ये सेकंड ईयर में जाके होता है। वहां आपको ऑप्शन होता है कि आप जुमला बनाएं या पैराग्राफ में इस्तेमाल करें। तो यहां आपके पास फ्रेजेस होंगी और फ्रेजेस के साथ क्या होंगे? ईडियम्स होंगे। ठीक है ना? तो फ्रेजेस की तरफ आप देखें, अगर आपको फ्रेजेस के मीनिंग आ रहे हैं तो फ्रेजेस के लिए अगर जो बच्चा फ्रेज करना चाहता है तो बुक के अंदर हर एक्सरसाइज में मुख्तलिफ फ्रेजेस दी हुई हैं, आप उन्हीं को प्रिपेयर कर लें। मोस्ट प्रॉबेबली जिनका ज़हन बना हुआ है कि उसने फ्रेज हल करनी है तो वहां से उसको प्रिपेयर कर ले। और जिन्होंने ईडियम्स करने हैं तो आपकी किताब के अंदर जो नेशनल की बुक है उसकी एक्सरसाइजेज में 3-4 एक्सरसाइजेज में कुछ ईडियम्स मौजूद हैं। आपने सबसे पहले तो उन बुक के ईडियम्स को प्रिपेयर कर लेना है। किताब के जो ईडियम्स हैं आपने उनको क्या करना है? तैयार करना है। और उसके बाद फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं वो मैंने यहां पे लिखे हैं, और ये उसके साथ एडिशनली आप प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपको 6 ही ईडियम्स आने, और ये मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा। एक आध इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो कि कंसंट्रेशन में जो कि आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मैंने यहां पे लिखे। इनमें सबसे पहला जो है वो वर्ड है इन डीप वाटर। अब आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। इन डीप वाटर का मतलब ये होता है कि किसी सख्त परेशानी में होना, एक बहुत ही मुश्किल कोई परेशानी हो तो उसके लिए ईडियम इस्तेमाल किया जाता है इन डीप वाटर। अब आपको वहां पे दो ऑप्शन होंगे, इन ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और ऐसे भी कर सकता है इन ए लो प्रॉब्लम, और वो कहेगा इसके उलट कोई वर्ड साथ दे देगा कि इन ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और कहेगा इन हैप्पीनेस या आप खुशी में। यानी जो आपने फिर वहां से जो सही मीनिंग होगा आपने उसको चॉइस करना है। अब लिखने का तरीका क्या होता है पेपर में? पेपर में लिखने का तरीका ये होता है कि आप पेपर में कैसे लिखें। एक तरीका ये होता है कि आपने नंबर 1 किया और आगे उसका करेक्ट ऑप्शन लिखा। ठीक है? और दूसरा तरीका ये है कि ये उस सूरत में जब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप ईडियम लिखें और आगे उसका मीनिंग लिखें। ईडियम लिखें और उसका करेक्ट मीनिंग लिखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नंबर 1 करें और उसका करेक्ट मीनिंग लिखें। ऊपर हेडिंग दे दें करेक्ट मीनिंग 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं
उनके मीनिंग लिख दें। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो ईडियम भी लिखें और साथ उसका, जैसे मैंने लिखा हुआ ईडियम और आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मूव माउंटेन, पहाड़ को हिलाना नहीं, पहाड़ को हिलाना नहीं होता इसका मीनिंग। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसे काम को मुकम्मल करना जो कि मुश्किल था, डिफिकल्ट, टू एकम्प्लिश अ डिफिकल्ट टास्क, एक ऐसा काम पूरा करना जो कि क्या है, मुश्किल हो, ठीक है। गो ऑफ बीटन ट्रैक, गो ऑफ बीटन ट्रैक, अब इसका मतलब यह होता है किसी ऐसे सफर का इंतखाब करना, किसी ऐसे रास्ते का इंतखाब करना, किसी ऐसे काम का इंतखाब करना, किसी ऐसे आइडिया को चुनना जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ना हो, जो कम लोग जो है वो उसकी तरफ जानते हो, यानी एक्सप्लोर करना न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू वेज, इनोवेटिव किस्म की चीजें लेके आना जिनकी तरफ से लोग ध्यान ना देते हैं, यानी ऐसा रास्ता जिस पे लोग ना चलते हो और आप उस पे चलें तो उसको, उसके बारे में कहा जाएगा गो ऑफ बीटन ट्रैक, ठीक है। एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। टेक बुल बाय द हॉर्न्स, कि बैल को सींगों से पकड़ना, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मुश्किल है उसको अपने काबू में कर लेना। तो जब बैल को सींगों से आप पकड़ लें तो फिर उसकी सारी बदमाशी खत्म हो जाती। वैसे वो मारता है लेकिन जब उसको सींगों से आप पकड़ लेना तो फिर, इसलिए मुश्किल काम है ना। तो आप किसी सिचुएशन का कंट्रोल हासिल कर लें उसके लिए ये ईडीएम इस्तेमाल होता है, टेक बुल बाय द हॉर्न। या आप किसी मसले को बड़ी बहादुरी से उसका सामना करें तो उसके लिए भी ये होता है, टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, टू टेक बुल बाय द हॉर्न। गिव इट देयर ऑल, गिव इट देयर ऑल, इसका मतलब ये होता है किसी काम के लिए अपनी सारी ताकत लगा लेना, मैक्सिमम जो है वो एफर्ट लगाना किसी काम को सॉल्व करने में, किसी मसले को हल करने में। उसके बाद है मेक वंस मार्क। मेक वंस मार्क का मतलब ये होता है कि किसी भी मुकाम में या किसी भी जगह पर आपका काबिल कदर जो है वो असर होता है या इन्फ्लुएंस होता है, टू हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस। इसका मतलब होता है मेक वंस मार्क, यानी किसी जगह पे किसी काम में आपका जो है वो इन्फ्लुएंस है या आपका क्या है, इंपैक्ट है, तो वह आप जो है वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रखते हैं, तो उसके लिए ये ईडियम इस्तेमाल होता है। कोल्ड शोल्डर, ठंडे कंधे, इसका मतलब यह होता है कि जानबूझ के किसी को नजरअंदाज करना, डेलिबरेटली इग्नोर, ठीक है। तो डेलिबरेटली इग्नोर यानी आपने किसी को जानबूझ के नजरअंदाज किया। एक होता है गलती से नजरअंदाज कर लेना, एक होता है जानबूझ के उसको नजरअंदाज करना। और फिर एक और है बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी, यानी ऊपर शैतान और फिर नीचे बड़ा समुद्र, तो दो मुसीबतों के दरमियान फंस जाए, ऐसी पोजीशन में आ जाना कि दो मुश्किल मसाइल हैं, ये वाला हल करें या ये, यानी इधर आगे गिरेंगे तो दांत टूटेंगे, पीछे गिरोगे तो सर गिरोगे। बिटवीन द डीप, बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लूस, दो मुसीबतों के दरमियान फंस जाना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर 9 है अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इसका मतलब यह होता है कि आपने कोई उम्मीद ही नहीं की थी, जो उम्मीद ही नहीं की थी वो आपके साथ हो गया। ए सडन और अनफोरसीन इवेंट, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग को भी कहते हैं कि आपको तवक्को नहीं थी ये काम होने की और वो काम आपके साथ हो गया, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग होगी, अनफोरसीन इवेंट होगी। हरकुलिन टास्क, हरकुलिन बेसिकली असल में ये लफ्ज ग्रीक मैथोलॉजी से लिया हुआ है। उसमें ये पुराने जमाने में एक बंदा था जिसका नाम हरकुलिन था, और वो बड़ा ताकतवर था। उस वक्त वो
इजराइली जो थे उनका रहनुमा था, और जो पैलेस्टाइनी थे, जो फलस्तीनी थे, तो उसके मुकाबले में ये उनका पहलवान था, और ये हर मुश्किल काम ये करता होता था। उससे रिलेटेड ये टास्क बनाया। हरकुलिन टास्क का मतलब होता है चैलेंजिंग टास्क, यानी ऐसा टास्क जिसको करने में सारे लोग जो है वो हिचकिचाहट महसूस करते हो और कोई कोई उसको करने की हिम्मत रखता हो, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। टाइम एंड टाइड, इसका मतलब ये होता है कि मौके और लम्हात, ठीक है, टाइम एंड टाइड, अपॉर्चुनिटी एंड मोमेंट्स। तो ये मुहावरा ये अक्सर इस्तेमाल होता है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। मौका और वक्त किसी का इंतजार नहीं करते, वो गुजर जाते हैं, वो ऐसे चलते रहते हैं। आप घड़ी में कैद करना चाहते हैं वक्त को, लेकिन वो घड़ी में भी कैद नहीं होती। आप घड़ी पहन के बैठे या घड़ी उतार के बैठे, लेकिन वक्त क्या होगा, चलेगा। बैड ब्लड, बैड ब्लड कहते हैं बुरा खून। बुरा खून नहीं है तो यानी दुश्मनी होना दो लोगों में, ठीक है, दो लोगों के दरमियान क्या होना, एनमिटी होना, दुश्मनी होना, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है बैड ब्लड। ब्लैक शीप, काली भेड़, वो काली भेड़ होती है जो किसी काम के फसाद का बायस बनती है, एक बुरा आदमी होता है, बैड पर्सन होता है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक शीप, जिसकी वजह से बाकी लोग भी क्या होते हैं, मुतासर होते हैं। काले कपड़ों वाला ब्लैक शीप नहीं है, यानी वैसे में इधर देखा मैंने, ऐसे नहीं। कैरी द डे, कैरी द डे का मतलब ये होता है कि कामयाबी समेटना या फतह हासिल करना, ठीक है। टू स्केयर सक्सेस आर विन, टू विन, जीत जाना या कामयाबी समेटना, उसके लिए कैरी द डे ये ईडियम इस्तेमाल होता है, ठीक है। एट लार्ज, एट लार्ज का मतलब ये होता है कि इन जनरल, यानी आमतौर पर हम जब आम वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी के लिए, जनरल कोई इसमें सेंस में कोई बात करना चाहते हैं, तो ईडियम इस्तेमाल होता है एट लार्ज, ठीक है। टूथ एंड नेल, इसका मतलब ये होता है कि फुल फोर्स के साथ, जो अवेलेबल उसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी उसने लड़ाई की दांतों और नाखनों से, नाखन भी मारे और दांत भी मारे, यानी जो फोर्स अवेलेबल थी, जो फोर्स वो लगा सकता था, जो अवेलेबल आपके पास फुल फोर्स होती है, उसके साथ आप जब काम करते हैं तो टूथ एंड नेल का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। कट अ सॉरी फिगर, फिंगर नहीं होता, कट अ सॉरी फिगर, पास जगहों पे वो टेक्निकली मिस्टेक होती है, टाइपिंग की मिस्टेक होती है, फिगर की जगह फिंगर लिखा होता है। तो कट अ सॉरी फिगर का मतलब ये होता है कि आप जो एक काम करके उस पर फिर आपको शर्मिंदगी सी हो जाए, नदामत सी हो जाए, उसको कहते हैं टू लुक आर अपीयर फूलिश आर एम्बैरेस्ड, ठीक है, कि ऐसा दिखाई देना जैसे आप जो ये काम आपने बेवकूफी में किया, या ये काम पे आपको अफसोस हो रहा है, और या आपको एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये ईडियम इस्तेमाल किया जाता है, कट अ सॉरी फिगर। एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, ये दोनों ईडियम्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो एक ही जगह, एक ही इसके लिए इस्तेमाल होता है, काज ऑफ डिस्प्यूट। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है कि तनाजे की वजह, और बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी क्या होता है, वजह तनाजा या तनाजे की वजह, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ईडियम्स है। इसके अलावा साथ साथ हमने कुछ वैसे भी क्लास जो लेते रहे उसमें भी ईडियम्स लिखते रहे, उनको भी करते रहे हैं, वो भी इसी में शामिल है। लेकिन ये उन सब में से ना जो वो कांट छांट के हमने ये ईडियम निकाल लिए, जो पूरे साल में भी हम पढ़ते रहे, लिखते रहे, 5-5, 6-6, 10-10 ईडियम्स जो है वो क्लास में करते रहे, इस तरह तो उनकी तादाद ज्यादा बनती है। तो ये यानी पहले मैंने 36 लिखवाए थे पिछली क्लास में, जो पहले इससे पहले क्लास थी जो एंड होने वाली थी, सेक्शन डी हमारा, उसमें मैंने 36 या 40 लिखवाए थे, और कॉलेज में भी कोई 36-40 आपको लिखवाए थे।
और फिर उनमें से मैंने आधे कर दिए हैं, तो ये आधे हैं, ये अब इनमें से आधे नहीं हो सकते, इनमें से आपने आधे नहीं करने, इनमें से आप उसके करीब जो रहें, तो इन्हीं में से आपको उम्मीद है कि 6 जो है वो आप इसमें से हल कर लेंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए ईडियम्स, पार्ट बी नरेशन और पार्ट सी पंक्चुएशन। 6 नंबर की ईडियम, 6 नंबर की नरेशन 12 और 4 नंबर की पंक्चुएशन 16 नंबर। 16 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम अगले टास्क पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जॉब एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल।